नमस्कार मेरे YouTube के दोस्तों, मैं हूँ मिस्टर अनजान। आज की कहानी 3 दोस्तों की है जो एक ट्रिप प्लान करते हैं। बीच हाईवे पर ही उनके साथ ऐसी घटना होती है जो आपके होश उड़ा देगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए कहानी शुरू करते हैं। विशाल को सुबह 6 बजे निकलना था। सारंग ने उसे सख्त लहजे में कहा, देख विशाल, अगर कल फिर लेट हुआ तो हम तुझे छोड़कर निकल जाएंगे। विशाल हल्की हंसी के साथ बोला, अरे भाई, कल कैसे लेट होऊंगा? इतने दिनों बाद कहीं ट्रिप पर जा रहा हूं, वो भी एडवेंचर वाली। तुम लोग चिंता मत करो। सारंग ने गहरी आवाज में कहा, ठीक है, कल मिलते हैं। पहले किशोर को लेते हैं, फिर तेरे घर आएंगे। बाय और गुड नाइट। इतना कहकर सारंग ने फोन रख दिया। अगली सुबह विशाल ने गाड़ी का हॉर्न सुना और जल्दी से अपना बैग उठाकर बाहर निकला। उसने कुछ कपड़े और एक कैमरा ही पैक किया था। बैग कार की पिछली सीट पर रखते हुए विशाल सामने की सीट पर बैठ गया। सारंग गाड़ी चला रहा था और किशोर बगल में बैठा था जो गाड़ी का म्यूजिक सेट कर रहा था। चलो अब निकलते हैं, विशाल ने कहा। किशोर ने थोड़ा अजीब होकर पूछा, अरे रिसॉर्ट का एड्रेस तो है ना तुम्हारे पास? ये प्लान तो तुम्हारा था। सारंग ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ, यहीं से आगे बाईं तरफ एक कच्चा रास्ता है, वहीं से हाईवे जुड़ता है। कुल 300 किलोमीटर का सफर है। जगह बहुत बढ़िया है। किशोर ने फिर पूछा, पर बुकिंग हो गई है ना? विशाल ने थोड़ा हंसते हुए कहा, वहां ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती, हमें जाकर करनी पड़ेगी। चिंता मत करो, सब सही रहेगा। चलो भगवान का नाम लेकर सफर शुरू करते हैं, किशोर ने कहा और गाड़ी आगे बढ़ गई। रास्ते में सब सही था, लेकिन जब वे उस मोड़ पर पहुंचे जहां उन्हें बाईं ओर मुड़ना था, तो सामने एक सुनसान कच्चा रास्ता दिखाई दिया जो घने जंगल से होकर गुजरता था। रास्ता बहुत खराब था और आसपास न कोई गाड़ी थी, न ही इंसानी बस्ती का कोई निशान। हर तरफ सिर्फ अजीब खामोशी और सन्नाटा था। अब दोपहर के 11:30 बज चुके थे और जंगल के बीच में गाड़ी धीमी होती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक और डरावनी खामोशी घुलने लगी थी, जैसे कुछ छुपा हुआ उनका इंतजार कर रहा हो। पहले आधे घंटे तक रास्ते की खराब हालत पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही 7 से 8 किलोमीटर का सफर हुआ, गाड़ी के भीतर एक अजीब सा तनाव छाने लगा। किशोर और सारंग के चेहरों पर थकान और नाराजगी साफ झलकने लगी थी। इस हालत का मुख्य कारण विशाल का हमेशा लापरवाही से प्लानिंग करना था। बिना किसी पुख्ता जानकारी के बस हवा में उड़ती बातों पर भरोसा करके निकल पड़ने की उसकी आदत से अब दोनों परेशान होने लगे थे। किशोर ने अपनी झुंझलाहट दबाते हुए कहा, विशाल, लगभग 1 घंटा हो गया है, यह हाईवे आखिर कब आएगा? विशाल ने बिना किसी चिंता के शांत स्वर में कहा, बस आ ही जाएगा, थोड़ा धैर्य रख, मैं भी पहली बार ही आ रहा हूं इस रास्ते पर। सारंग का धैर्य टूट चुका था। गुस्से से उसने कहा, लेकिन कब? हर बार यही होता है तेरे साथ। बिना पूरी जानकारी के तू हमें कहां ले आया? बातों के बीच ही अचानक सारंग ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी झटके से रुक गई। आगे 3 अलग अलग रास्ते थे। एक टूटा फूटा कच्चा रास्ता सीधा जा रहा था, दूसरा बाईं ओर मुड़ता था और तीसरा दाईं ओर डामर की साफ सुथरी सड़क थी। हर तरफ सन्नाटा था। आसपास न कोई गाड़ी थी, न कोई इंसानी हलचल। सारंग ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, बोल विशाल, अब कहां चलें? सीधा, बाएं या दाएं? किशोर ने आसपास के अजीब सन्नाटे को महसूस करते हुए कहा, मुझे बाईं ओर वाला रास्ता सही नहीं लग रहा, दाईं ओर का डामर वाला ठीक लग रहा है, शायद हाईवे वहीं से होकर जाता हो। विशाल ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की झिझक दिखाई दी, जैसे कुछ अजीब महसूस कर रहा हो। लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और दाईं ओर मुड़ने का फैसला किया। जैसे ही गाड़ी डामर की सड़क पर मुड़ी, आसपास की हवा अचानक ठंडी हो गई। गाड़ी के चारों ओर घना अंधेरा छाने लगा और सड़क पर कोई और गाड़ी या इंसान का नामो निशान नहीं था। सड़क के किनारे लगे पुराने टूटे फूटे साइन बोर्ड अब भीड़ से छिपी हुई किसी अनजान दुनिया का संकेत दे रहे थे। सारंग ने किशोर से कहा, तू चला ले गाड़ी कुछ देर। फिर दोनों ने सीट बदल ली। किशोर ने गाड़ी दाईं ओर के रास्ते पर डाल दी और सफर शुरू हो गया। वह रास्ता बेहद खूबसूरत था। दोनों ओर घने पेड़ और एक छोटा सा रास्ता। हवा भी ज्यादा नहीं चल रही थी।
पेड़ों की इतनी घनी छांव थी कि सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पड़ रही थी। करीब 1 घंटा और बीत गया। रास्ते की शांति से सारंग को नींद आ गई। विशाल पीछे की सीट पर हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था। किशोर गाड़ी चला रहा था और उसने म्यूजिक सेट करने के लिए रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन कोई स्टेशन नहीं आया। फिर उसने मोबाइल चेक किया, लेकिन उसमें भी नेटवर्क नहीं था। गाड़ी चलते ही रही और तभी सारंग की नींद खुल गई। सारंग ने किशोर से पूछा, अरे कहां पहुंचे हम, कुछ पता चला? किशोर ने जवाब दिया, नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन शायद अब पास ही होगा। कुछ देर बाद उन्होंने एक मोड़ पार किया और अचानक उनके सामने चौड़ा लेन का हाईवे आ गया। बड़ा सा डामर का रास्ता, बीच में डिवाइडर और दोनों तरफ खुली जमीन। हाईवे की शुरुआत पर एक बड़ी सी कमान थी जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था हाईवे नंबर 13 और नीचे एक वाक्य, वेलकम होम, सेफ जर्नी। लेकिन एक बात ने सारंग को थोड़ा अजीब लगा। जैसे ही वे हाईवे पर आए, चारों तरफ सूरज की तेज रोशनी थी, पर मोड़ के बाद अचानक मौसम बदल गया। हाईवे पर चारों ओर काले काले पत्थर बिखरे हुए दिखे, जैसे हाल ही में बारिश हुई हो। नवंबर में बारिश? सारंग ने सोचा, लेकिन फिर विशाल ने कहा, अरे चलो, जो भी हो, अब मौसम तो सही है। किशोर ने गाड़ी हाईवे पर तेजी से दौड़ा दी। रास्ता बिल्कुल खाली था। दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। गाड़ी अब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। किशोर की नजर अचानक साइड मिरर पर पड़ी। उसे मिरर में एक बूढ़ा आदमी साइकिल चलाते हुए दिखा। सीधा रास्ता था और कोई मोड़ भी नहीं था, तो वो आदमी अचानक कहां से आया? किशोर के मन में शक का बीज उगने लगा। जैसे जैसे वह साइकिल वाला उनके करीब आने लगा, किशोर का ध्यान मिरर और स्पीडोमीटर दोनों पर था। गाड़ी की रफ्तार अब 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। फिर भी वह साइकिल वाला बूढ़ा उनके और करीब आता जा रहा था। लेकिन वो आदमी साइकिल पर इतना तेज कैसे आ सकता है? किशोर के मन में सवाल गूंज रहा था। वह गाड़ी के पीछे से तेजी से उनके करीब आता जा रहा था। अब किशोर को लगने लगा था कि यह कुछ साधारण मामला नहीं है। सारंग अभी अभी हल्की नींद में था और विशाल भी सो चुका था। घबराकर किशोर ने सारंग को झकझोर कर उठाया। सारंग ने नींद में कहा, क्या हुआ किशोर? किशोर ने जल्दी से स्पीडोमीटर की ओर इशारा किया और कहा, देख स्पीडोमीटर। सारंग ने देखा तो गाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। यह तो बहुत तेज है, सारंग ने कहा और फिर उसने पीछे की ओर देखा। किशोर ने उंगली से उस साइकिल वाले बूढ़े की ओर इशारा किया जो तेजी से उनकी गाड़ी के पीछे से आ रहा था। सारंग ने घबराते हुए कहा, हे भगवान, ये तो साइकिल पर है, लेकिन इतनी तेज कैसे चला रहा है? अब वो आदमी गाड़ी के बहुत करीब आ गया था, शायद सिर्फ 20 फीट दूर होगा। फिर देखते ही देखते वो साइकिल वाला उनकी गाड़ी के बराबर आ गया। किशोर डर के मारे उस साइकिल वाले को घूरने लगा, लेकिन उस बूढ़े ने एक अजीब सी हंसी के साथ उनकी ओर देखा और फिर तेजी से उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकल गया। साइकिल तेजी से आगे निकल गई। किशोर और सारंग यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह साइकिल दूर दूर तक जाती दिखाई दी और अचानक किशोर को हाईवे के पहले मोड़ पर वह बूढ़ा आदमी फिर से दिखाई दिया। वह वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा, फिर अचानक गायब हो गया। किशोर ने गाड़ी धीमी कर दी और मोड़ पर गाड़ी को घुमाया, लेकिन वह बूढ़ा आदमी कहीं भी नजर नहीं आया। बिना कुछ बोले किशोर गाड़ी चलाता रहा, लेकिन उसकी नजर बार बार साइड मिरर में जा रही थी। साइड मिरर में किशोर को कुछ अजीब दिखा। पीछे से वही बूढ़ा आदमी साइकिल पर तेजी से उनकी गाड़ी की ओर आ रहा था। उसके कपड़े वही थे, सफेद पायजामा, सफेद गांधी टोपी और पैरों में कोल्हापुरी चप्पल। गाड़ी की स्पीड 180 किलोमीटर थी। फिर भी वो साइकिल वाला तेजी से उनके करीब आता जा रहा था। वह गाड़ी के बराबर आकर किशोर की ओर मुड़ा और एक अजीब सी विकृत हंसी के साथ उसे देखा। किशोर ने उसकी शक्ल को गौर से देखा। वही चेहरा जो थोड़ी देर पहले देखा था, लेकिन अब लग रहा था जैसे वह बूढ़ा आदमी अपने युवा दिनों में ऐसा ही दिखता होगा। वह फिर तेजी से आगे बढ़ा और गायब हो गया। सारंग ने घबराते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? किशोर ने जवाब दिया,
मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तब तक विशाल की भी नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर देखा और हैरान रह गया। पीछे से एक साइकिल पर एक छोटा सा बच्चा उनकी ओर आता दिख रहा था, जिसके पैर साइकिल के पैडल तक भी नहीं पहुंच रहे थे। साइकिल आगे बढ़ती जा रही थी और यह विचित्र दृश्य देखकर विशाल चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर सारंग और किशोर ने भी पीछे मुड़कर देखा, और जो उन्होंने देखा उससे वे भी चौंक गए। वह छोटा बच्चा भी उसी तेजी से साइकिल चलाते हुए उनकी गाड़ी के बराबर आ गया और एक अजीब सी विकृत हंसी के साथ आगे निकल गया, फिर अचानक कहीं गायब हो गया। सारंग ने घबराते हुए कहा, यह क्या था? अभी हमने क्या देखा? आखिर हो क्या रहा है? विशाल का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। किशोर और सारंग ने उसे शांत करने की कोशिश की। अब मौसम भी बिगड़ने लगा था। आसमान में बादल घिर आए थे और हल्की बारिश शुरू हो गई थी। किशोर ने गाड़ी चलाते हुए महसूस किया कि उसे भूख भी लगने लगी है। वे सोचने लगे कि अगर कहीं कोई ढाबा या होटल दिखे तो रुककर कुछ खा लें। थोड़ी देर बाद उन्हें आगे एक टपरी जैसी जगह दिखाई दी। किशोर ने कहा, वो देख, एक होटल जैसा कुछ दिख रहा है। उसने गाड़ी को टपरी के पास रोक दिया। तीनों गाड़ी से उतरे और होटल की ओर बढ़े। सारंग ने दरवाजे से अंदर झांका और पूछा, कोई है क्या? अंदर से एक छोटे बच्चे जैसी आवाज आई। हाँ, है। सारंग ने उस आवाज की दिशा में देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी ऊंचाई बमुश्किल 4 फीट होगी, लेकिन आवाज एकदम बच्चे जैसी थी। सारंग ने पूछा, क्या मिलेगा यहां? बूढ़ा आदमी बोला, आप जो बोलें वही बना दूंगा। हमारे यहां नॉनवेज बहुत फेमस है। सारंग ने कहा, ठीक है, जो भी है ले आओ। फिर वह होटल के बाहर आ गया, जहां किशोर और विशाल चुपचाप खड़े थे, सिगरेट पी रहे थे। उनके दिमाग में अभी भी थोड़ी देर पहले घटी घटनाएं घूम रही थीं। सारंग ने कहा, चलो जल्दी कुछ खा लेते हैं और फिर निकलते हैं। मुझे यह रास्ता सही नहीं लग रहा, किशोर ने चिंतित होते हुए कहा। तभी अंदर से बूढ़े आदमी की आवाज आई, साहब, नाश्ता तैयार है। तीनों अंदर चले गए। सारंग का मन थोड़ा विचलित हो गया था, क्योंकि 15 मिनट पहले जब वो अंदर आया था तो होटल पूरी तरह खाली था। अब यहां अचानक इतने ग्राहक कहां से आ गए? ना किसी को आते देखा, ना जाते। सारंग ने बूढ़े आदमी से पूछा, काका, ये लोग अचानक कहां से आए? 15 मिनट पहले तो यहां सिर्फ आप ही थे। बूढ़ा आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, आपको शायद गलत फहमी हुई है साहब। बाहर बारिश थोड़ी कम हो गई थी। किशोर, विशाल और सारंग तीनों बैठ गए। वे सोच में डूबे थे कि जो कुछ हो रहा है वह सच है या कोई भ्रम। इतने में वह बूढ़ा एक बड़ी थाली लेकर आया, जो एक बड़े ढक्कन से ढकी हुई थी। तीनों ने सोचा कि शायद इसमें तंदूरी चिकन होगा। जैसे ही सारंग ने ढक्कन हटाया, तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। थाली में एक इंसान का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। विशाल के मुंह से चीख निकल गई और किशोर का चेहरा सफेद पड़ गया। सारंग ने हड़बड़ाते हुए कहा, चलो यहां से भागो। तीनों घबराकर होटल से बाहर भागे। बाहर जाते वक्त उन्होंने उस बूढ़े आदमी की विकृत हंसी सुनी, जो उनके पीछे पीछे आ रही थी। वे तेजी से गाड़ी में बैठे। किशोर ने तुरंत गाड़ी का स्टार्टर मारा और गाड़ी को तेज रफ्तार में भगाना शुरू कर दिया। कोई भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जो कुछ हो रहा था वह उनकी समझ से बाहर था। थोड़ी दूर जाने के बाद विशाल ने डरते हुए पीछे मुड़कर होटल की ओर देखा। अरे, वहां तो कुछ भी नहीं है। विशाल ने हकबकाते हुए कहा, क्या चल रहा है यहां? हम कहां आ गए हैं और हाईवे किधर है? सारंग की आवाज डर से कांप रही थी। किशोर भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। आधे घंटे तक गाड़ी तेजी से भागती रही और तीनों के हाथ पैर डर से कांपते रहे। हवा थोड़ी शांत होने लगी, लेकिन उनके दिलों में बसा डर अब भी कायम था। अब चारों ओर अंधेरा पूरी तरह से घिर चुका था। किशोर ने ठान लिया था कि अब किसी भी हालत में गाड़ी नहीं रोकनी है। उसने कार के हेडलाइट्स जला दिए और घड़ी की ओर देखा। उसका घड़ी बंद हो चुकी थी और उसमें 1 बजे का समय दिख रहा था। सारंग, देखो तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं? मेरी घड़ी बंद हो गई है, किशोर ने कहा। सारंग ने अपनी घड़ी देखी। मेरी घड़ी भी बंद है और इसमें भी 1 ही बजे का समय दिख रहा है। विशाल ने भी अपना घड़ी देखा और उसकी भी वही हालत थी। यह सब क्या हो रहा है? विशाल ने हैरानी से कहा।
सारंग ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। अब बारिश थोड़ी कम हो गई थी और आगे एक छोटा सा गांव नजर आ रहा था। किशोर ने गाड़ी धीमी कर दी। तभी सड़क के किनारे एक बंद कार दिखाई दी और उसके पास एक आदमी खड़ा था। वह आदमी हाथ से इशारा करके गाड़ी रोकने को कह रहा था, लेकिन किशोर ने गाड़ी नहीं रोकी। उसे अब किसी पर भरोसा नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद विशाल ने कहा, शायद वो आदमी भी हमारी तरह किसी मुसीबत में हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मत बोलो ऐसा विशाल, किशोर ने गुस्से में कहा। अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सारंग ने भी सहमति जताई, लेकिन शायद उस आदमी को सच में मदद की जरूरत हो। किशोर ने एक गहरी सांस ली, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ाता रहा। किशोर ने विचार किया, शायद वो कोई सामान्य आदमी है, मदद कर सकते हैं। उसने गाड़ी रोकी और रिवर्स गियर लगाया। गाड़ी पीछे आने लगी और वो आदमी खुशी से मुस्कुराने लगा। गाड़ी उसके पास आकर रुकी और वो सारंग की तरफ आकर बोला, थैंक यू सर, कृपया मेरी मदद करें। मेरी गाड़ी बंद हो गई है। मैं कब से ड्राइव कर रहा हूं और इस रास्ते पर कोई नजर नहीं आ रहा। आप पहली गाड़ी हो जो इस हाईवे पर दिखी है। वो आदमी एक ही सांस में सब कुछ बोल गया। किशोर को गाड़ियों की अच्छी जानकारी थी। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं देखता हूं। आप बोनट खोलें, मैं आता हूं। किशोर गाड़ी से उतरा और धीरे से सारंग को कहा, ड्राइवर, सीट पर कोई भी चीज बंद मत करना। विशाल, मेरे साथ चलो। विशाल और किशोर उस आदमी की गाड़ी के पास पहुंचे। वो आदमी ड्राइवर सीट पर ही बैठा रहा। किशोर ने बोनट खोलने को कहा और विशाल से मोबाइल की टॉर्च जलाने को कहा। किशोर ने इंजन की जांच शुरू कर दी, लेकिन गाड़ी का कोई फॉल्ट उसे नजर नहीं आया। किशोर ने उस आदमी से कहा, साहब, आपके पास स्क्रू ड्राइवर होगा? उसने हंसते हुए जवाब दिया, हां है, अभी लाता हूं। विशाल ने किशोर की बात सुनते हुए गाड़ी की डिक्की खोली और स्क्रू ड्राइवर निकाला। उसने डिक्की खुली ही छोड़ दी और किशोर की ओर बढ़ा। तभी विशाल के कानों में अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। विशाल ने अचानक सुनी आवाज पर ध्यान दिया और तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य था जिसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। गाड़ी की डिक्की में एक औरत छुपकर बैठी थी। उसकी हालत अजीब थी। औरत ने विशाल की तरफ देखा और भयानक दांत निकालकर डरावनी हंसी हंसने लगी। विशाल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसके मुंह से चीख निकल गई। किशोर ने तुरंत स्थिति को समझा और विशाल के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। वे दोनों बिना वक्त गवाए अपनी गाड़ी की तरफ भागे। किशोर ने सारंग से कहा, गाड़ी जल्दी भगाओ। विशाल और किशोर पीछे की सीट पर बैठ गए और सारंग ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। विशाल की हालत खराब थी। वो बस कांपते हुए बोला, हम अब बच नहीं सकते, ये हमें छोड़ेंगे नहीं। किशोर ने विशाल के कंधे पर हाथ रखा और उसे ढांढस बंधाया। तभी उन्होंने घड़ी देखी, जो अब 2 बजे का समय दिखा रही थी। तीनों ने आगे देखा और उनकी सांसें थम गईं। सामने सड़क पर एक टी जंक्शन था और वही आदमी वहां खड़ा था जो पहले मदद मांग रहा था। वो फिर से गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था, लेकिन सारंग ने गाड़ी नहीं रोकी। वे उसे पार कर गए और थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। वही आदमी गाड़ी के पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था, मानो हवा से बातें कर रहा हो। उसकी आंखें अब और डरावनी लग रही थीं और वो गाड़ी को जोर से पीटते हुए भयानक हंसी हंस रहा था। गाड़ी की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। फिर भी वो आदमी गाड़ी के पास आ चुका था और विशाल की खिड़की के बिल्कुल बगल में था। उसने हाथ से गाड़ी पर जोर से वार किया और फिर से भयानक हंसी में डूब गया। रात का अंधेरा घना हो चुका था। किशोर और विशाल डर के मारे चीख रहे थे। सारंग गाड़ी को तेजी से दौड़ा रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अचानक विशाल ने चिल्लाते हुए कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो कम से कम मेरी पत्नी को 16 नंबर पर बुला लेना। उसके शब्दों से गाड़ी में माहौल और गंभीर हो गया। सारंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह गाड़ी को तेजी से भगाने लगा, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसकी गति धीमी पड़ने लगी। गाड़ी जैसे पीछे छूटने लगी और एक वक्त आया जब वह पूरी तरह नजरों से गायब हो गई। तीनों के दिल जोर से धड़कने लगे थे। तभी अचानक एफएम रेडियो फुल वॉल्यूम में चालू हो गया। तीनों चौंक गए। घबराहट में सारंग ने जल्दी से आवाज कम कर दी।
एफएम पर एक महिला समाचार पढ़ रही थी। उसने पहले मौसम की जानकारी दी और फिर खबरों की तरफ बढ़ी। आज की मुख्य खबर, हाईवे नंबर 13 पर हुए एक अजीब दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई। मृतकों के नाम हैं विशाल राज्य, किशोर प्रधान और सारंग जाधव। जैसे ही उन्होंने ये सुना, तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सारंग ने घबराते हुए रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो चालू ही रहा। महिला की आवाज अचानक डरावनी हंसी में बदल गई और वह चीखते हुए बोली, कहीं भागने की कोशिश मत करो, आज तुम मरने वाले हो। उसकी आवाज में गुस्सा और विकृति थी। अब तो सारंग ने बिना सोचे समझे रेडियो को जोर से खींचा और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। तीनों को लगने लगा था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन अचानक उन्हें एक आशा की किरण दिखाई दी। रात का समय था और पुणे पुलिस का चेकनाका सामने दिख रहा था। सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा था और वहीं पास में एक पुलिस इंस्पेक्टर बीच सड़क पर खड़ा होकर गाड़ियों को रोकने का इशारा कर रहा था। तभी किशोर ने घबराकर कहा, अरे पुलिस दिख रही है, अब हमें रुकना पड़ेगा सारंग। विशाल ने तुरंत कहा, ठीक है, गाड़ी रोक, लेकिन इंजन चालू रखना। सारंग ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। पुलिस वाला पास आया और पासपोर्ट देखकर पूछा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि इस रोड पर शाम के बाद आना मना है? ये सुनते ही तीनों को थोड़ी राहत मिली। उन्हें यकीन हो गया कि ये इंसान है, कोई भूत प्रेत नहीं। सारंग ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, साहब, यहां क्या अजीब चीजें होती हैं? पुलिस वाले ने गंभीर आवाज में कहा, यहां लोगों के साथ विचित्र घटनाएं होती हैं। विशाल ने बात घुमा दी, साहब, हमें यहां से जल्दी निकलना है। पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, पहले गाड़ी के कागज और लाइसेंस दिखाओ। सारंग ने अपने लाइसेंस और गाड़ी के कागज पुलिस वाले को दिए। उसने सब चेक किया और वापस करते हुए कहा, ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। पुलिस वाले के यह शब्द सुनकर तीनों को यकीन हो गया कि वह इंसान है, कोई पिशाच या भूत नहीं। सारंग ने राहत की सांस ली और कहा, साहब, हमें यहां से निकलना है, आप मदद करेंगे? किशोर गाड़ी से उतरा और पुलिस वाले के पास जाकर धीरे से बोला, साहब, हमें जल्दी यहां से निकलने में मदद करें। किशोर हवालदार से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवालदार तंबाकू चबाने में मस्त था। किशोर ने थोड़ी जोर से कहा, साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं। तभी हवालदार अचानक रोने लगा। किशोर हैरान होकर बोला, साहब, आप क्यों रो रहे हैं? हवालदार ने भारी मन से कहा, मुझे भी यहां से छुटकारा चाहिए। किशोर और विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हवालदार ने अपनी गर्दन दिखाई, जो आधी कटी हुई थी। मैं यहां सालों से भटक रहा हूं, कोई मुझे नहीं बचा सकता। उसने अपनी कटी हुई गर्दन वापस अपनी जगह पर रखी और बोला, मुझे भी अपने साथ ले चलो, नहीं तो तुम लोग यहां से नहीं जा पाओगे। यह सुनकर किशोर का दिल तेजी से धड़कने लगा। विशाल ने तुरंत हिम्मत दिखाते हुए किशोर को खींचकर गाड़ी में बैठा लिया। सारंग ने गाड़ी को स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन पुलिस वाला पीछे से गाड़ी के बम्पर पर लटक गया और चिल्लाने लगा, मुझे भी साथ ले चलो, नहीं तो तुम भी फंस जाओगे। सारंग ने अब ठान लिया था कि गाड़ी किसी भी हालत में नहीं रोकनी है। 2 घंटे से लगातार गाड़ी चल रही थी। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। सारंग ने पेट्रोल की टंकी चेक की, जो पूरी भरी हुई थी, लेकिन स्पीडोमीटर पर वही किलोमीटर दिख रहा था जो हाईवे पर चढ़ने से पहले था। अब बारिश का रूप बदल चुका था। वह एक भयंकर तूफान में बदल गया था। अब तेज हवा के झोंके भी साथ देने लगे थे। तीनों चुपचाप बैठे थे, जैसे किसी बड़े संकट का इंतजार कर रहे हों। तभी सारंग ने अचानक कहा, अरे, ये वही होटल है ना जहां हम खाने के लिए रुके थे? किशोर ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, हां, पर ये लोग कौन हैं बाहर? विशाल ने चिंतित होकर देखा। वो लोग अजीब से दिख रहे हैं। साइकिल वाला, होटल का बूढ़ा मालिक, वो कार वाला आदमी और अब वो हवलदार भी उनमें शामिल हैं। उनके साथ और 15 से 20 सफेद कपड़े पहने लोग भी हैं। सभी लोग गाड़ी की तरफ पागलों की तरह देख रहे थे। जैसे ही गाड़ी उनके पास पहुंची, वे जोर जोर से चीखने और हंसने लगे। सारंग ने घबराकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और साइड मिरर में देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ ही पलों में वे सभी लोग गाड़ी के पीछे भागते हुए नजर आने लगे। वे तालियां बजा रहे थे
और खिड़कियों पर जोर से हाथ मार रहे थे। अचानक गाड़ी की खिड़कियां जोर से कांपने लगीं और उन अजीब औरतों ने विशाल और किशोर को बाहर खींचने की कोशिश शुरू कर दी। सारंग ने बिना रुके गाड़ी को तेजी से भगाया। गाड़ी की रफ्तार 100 पार कर चुकी थी और तीनों को लगने लगा कि अब मौत निश्चित है। फिर अचानक वे औरतें एक एक कर गाड़ी से गिरने लगीं और पीछा करने वालों की संख्या भी घटने लगी। गाड़ी अब और तेज भागने लगी और आखिरकार एक बड़ा मोड़ आ गया। मोड़ पार करते ही सड़क संकरी हो गई और आगे एक घना जंगल दिखने लगा। इतनी देर से हाईवे पर कोई पेड़ पौधा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब ऐसा लगा जैसे सूरज उगने वाला हो। धीरे धीरे आसमान साफ हो रहा था और रात का भयावह माहौल खत्म हो रहा था। किशोर ने पीछे मुड़कर देखा तो अब वहां घना जंगल दिखाई दे रहा था। हाईवे का कोई निशान नहीं था। उसने अपनी घड़ी देखी तो सुबह के 6 बज रहे थे। मोबाइल में भी नेटवर्क आ चुका था। अब वह संकरा रास्ता खत्म होता दिख रहा था और सामने एक बड़ा घर नजर आ रहा था। गाड़ी को किनारे लगाकर वे तीनों नीचे उतरे। विशाल, किशोर और सारंग अब थकान और तनाव से चूर थे। तभी अचानक किशोर की आंख खुली। उसने देखा कि वह एक बेंच पर बैठा हुआ था और विशाल और सारंग भी उसके पास सो रहे थे। उनके आसपास का माहौल सामान्य था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी छोटी टपरी के पास बैठे हों। शायद इस अजीब सफर की थकान की वजह से वे वहीं बैठे बैठे सो गए थे। विशाल ने धीरे से उठते हुए कहा, क्या हुआ किशोर? किशोर ने टपरी वाले से कहा, मैं जरा अखबार लेकर आता हूं। 2 दिन से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। किशोर ने अखबार की ओर देखा और जैसे ही उसकी नजर हेडलाइन पर पड़ी, वह डर से कांपते हुए खड़ा हो गया। 3 दोस्त एक कार एक्सीडेंट में मारे गए, ऐसी खबर अखबार में आई थी। उनके फोटो भी नीचे छपे थे। यह खबर देखकर विशाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने से आ रहे सारंग ने विशाल को सच का एहसास कराया। पानीपत से हाईवे पर तो हम सही सलामत बाहर आ गए थे, तो यह हादसा कब हुआ? मुझे भी कुछ याद नहीं है। यह सुनकर सारंग ने कहा, मुझे भी याद नहीं। तभी विशाल की नजर उनकी खड़ी हुई गाड़ी पर गई। विशाल ने हैरान होते हुए कहा, अगर हम हादसे में मारे गए हैं तो हमारी गाड़ी बिल्कुल सही सलामत कैसे है? एक खरोंच तक नहीं। किशोर, जो अब तक शांत था, बोला, सच में? फिर यह खबर कैसी? तभी अखबार बेचने वाली बूढ़ी औरत ने किशोर की तरफ देखकर एक अजीब सी हंसी हंसी और बोली, हाईवे 13 अभी खत्म नहीं हुआ है बच्चों। किशोर ने जब घर की तरफ देखा तो घड़ी में सुबह के 9 बज रहे थे और तभी किशोर की आंख खुलती है। फिर किशोर सारंग और विशाल को कॉल करता है और कहता है, हम ये ट्रिप प्लान पर नहीं जाएंगे। रात को मुझे अजीब सपना आया जिसमें हम तीनों का एक्सीडेंट हुआ और हम तीनों की मौत हो गई। तभी सारंग और विशाल भी कहते हैं कि हम दोनों को भी यही सपना आया है। फिर वो तीनों फैसला करते हैं कि हम लोग इस ट्रिप पर नहीं जाएंगे। इस खौफनाक कहानी का अंत कैसा लगा, कमेंट में बताना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ।